Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 1 Measurements Numerical Questions. जो प्रॉब्लम 1 है हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो है अ सर्कुलर पिज्जा इज कट इनटू 3 equal parts. One piece is taken out. Estimate the degree of measure of single piece of pizza and convert the measures into radians. What is the radian measure of the remaining part of pizza? सर्कुलर पिज्जा है जिसको 3 हिस्सों में काटा गया और फिर हमने 3 में से एक हिस्सा निकाल लिया। अब उसने कहा जो हमारे पास रिमेनिंग है उसके हमने बताना है कि जो एंगल है डिग्री में और फिर उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। इसी तरह जो हमारे पास जो पीस कट हुआ है और उसके बाद जो रिमेनिंग पिज्जा जब हमने एक पीस निकाल लिया है उसके जो मेजर ऑफ एंगल है वो बताने हैं। नाउ पिज्जा इज कट इनटू 3 पार्ट्स। फाइंड क्या करना है हमने डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज्जा एंड कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस और बी है जी रेडियन मेजर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा। नाउ जो मेजर ऑफ डिग्री है फॉर ईच पीस उसके लिए हम क्या करेंगे पिज्जा क्या होता है सर्कुलर होता है और सर्कुलर में एंगल टोटल कितना होता है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। और अब उसने कहा 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया तो ईच पार्ट कितना कंटेन करने का वो हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह जो 1 डिग्री है वो 0.01745 रेडियंस के इक्वल होता है। तो इन रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 करेंगे तो हमारे पास 2.09 रेडियन एंगल आ जाएगा। नाउ जब हमने एक पीस निकाल लिया तो वो पीछे कितने पीस रह गए 2 पीसेस आर रिमेनिंग। सो मेजर ऑफ द डिग्री एक पीस के लिए कितना था 120 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 120 तो 240 डिग्रीज। और इन रेडियन करने के लिए हम क्या करेंगे 240 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 हमारे पास आ जाएगा 4.19 रेडियंस। Now problem 2. The length of pendulum is 1.5 plus minus 0.01 meter and the acceleration due to gravity is taken into account as 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the time period of uncertainty in it. Length दी हुई है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो दी है। हमसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। लेंथ है जी 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की जो वैल्यू है वो है जी 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने करना है जी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। फॉर्मूला लगाएंगे जी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। तो l के लिए सबसे पहले हम करेंगे 1.5 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 1.5 मीटर प्लस माइनस 0.7%। सिमिलरली फॉर द जी करेंगे तो हमारे पास 9.8 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 1%। नाउ हम एल और जी की वैल्यू जो है वो इन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1.5 मीटर प्लस माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 9.8 प्लस माइनस 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग द स्क्वायर रूट वी विल गेट 2.4 सेकेंड प्लस माइनस 0.7 प्लस 1.0 और होल पावर 1/2। नाउ जब हमारे पास अनसर्टेनिटी पावर में हो तो हम क्या करते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा जी 2.4 सेकेंड प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.7 तो ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 2.4 सेकेंड प्लस माइनस 0.9। Now problem 3 is you determine the area of rectangular sheet with length L is equivalent to L plus minus delta L जो कि है 1.50 plus minus 0.02 मीटर
और विड्थ हमें दी हुई है जी 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रूम इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और हमसे पूछे गए कि एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू विड्थ। अब सबसे पहले हम लेंथ को देखेंगे कि जो हमारे पास 0.02 मीटर की अनसर्टेनिटी उनको इस परसेंटेज लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.50 प्लस माइनस 1.33%। सिमिलरली विड्थ को इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगी जी 0.20 प्लस माइनस 5%। अब लेंथ और विड्थ के जो है वो उसको हम पुट करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो हमारे पास बन जाएगा जी 1.50 इंटू 0.20, ये क्या है लेंथ की वैल्यू है, और इंटू विड्थ प्लस माइनस दोनों की अनसर्टेनिटीज का सम 1.33 प्लस 5। नाउ हमारे पास आ जाएगी जी 0.30 प्लस माइनस 6.33% मीटर स्क्वायर। नाउ अब परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे जी इन नंबर। तो हमारे पास हो जाएगा जी 0.30 प्लस माइनस 6.33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.30। तो हमारे पास एरिया विद अनसर्टेनिटी आ जाएगा जी 0.30 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। नाउ प्रॉब्लम 4, calculate the answer to the appropriate number of significant figure. Part A is 246.24 plus 238.278 plus 98.3. Part B is 1.4 multiplied by 2.639 plus 117.25. Part C is 2.66 into 10 raised to power 4 minus 1.03 into exponent 3. D है जी 112 multiplied by 0.456 divided by 3.2 multiplied by 120. Part E है जी 168.99 multiplied by 9. Part F है जी 1023 plus 8.5489. Now one by one हम इनको appropriate significant figure तक लाते हैं। तो जो पार्ट ए है वो है जी 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 582.818। लेकिन जब हमने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है तो हमारे पास क्या है जो 98.3 है उसमें डेसिमल के बाद एक फिगर आ रहा है, जबकि 238.278 में डेसिमल के बाद 3 फिगर्स आ रहे हैं और 246.24 में डेसिमल के बाद 2 फिगर्स आ रहे हैं। तो जब हम एडिशन कर रहे होते हैं हमने देखना होता है कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने जाना होता है। तो हमारे पास जो ये आंसर आएगा, हमने डेसिमल के बाद एक फिगर तक जाना है तो आंसर हो जाएगा जी 582.8। Now part B है जी 1.4 into 2.639 plus 117.25। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 120.9446। लेकिन हमने देखना है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद वो कितना है, 1 प्लेस आ रही है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 120.9। नाउ पार्ट सी है जी हमारे पास 2.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 25,570। लेकिन अब हमने उसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ पावर लेके जाना है। जो पावर है 10 रेज़ टू पावर 4 उसमें जो है डेसिमल के बाद 2 फिगर्स आ रही हैं और इसमें भी जो है डेसिमल के बाद 2 फिगर्स आ रही हैं। तो हमारे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जी 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स। नाउ पार्ट डी है कि हमारे पास 112 multiplied by 0.456 divided by 3.2 multiplied by 120। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.133। लेकिन अब हमारे पास डेसिमल के बाद क्या है, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.13।
इसी तरह पार्ट ई है जी 168.99 मल्टीप्लाई बाई 9। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1520.91। लेकिन अब हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 1 डिजिट का, तो हम इसको ले जाएंगे जी एक्सपोनेंट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 इंटू 10⁻³ जो 1520.91 है उसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे जी 2000, और 2000 को इन एक्सपोनेंट लिख देंगे जी 2 इंटू 10⁻³। इसी तरह पार्ट एफ है जी 1023 प्लस 8.5489। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1031.5489। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने 4, तो हम इस आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे टू द 4th सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास ये बनेगा 1032। नाउ प्रॉब्लम 5, calculate the answer to the appropriate number of significant figure. The ratio of mass of proton to the mass of electron. mass of proton और mass of electron के आपस में रेशियो लेनी है और उनका आंसर जो है appropriate number of significant figure में लेके जाना है। जो mass of proton और mass of electron है, जो उनके डिजिट्स हैं वो क्या है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, दिस इज mass of proton, और 9.11096 into 10⁻⁻31 क्या है mass of electron। तो इनकी रेशियो लेनी है और पार्ट बी में हमने लेना है जी रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जी 9.1096 इंटू 10⁻⁻31 kg। नाउ पार्ट ए जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1833, लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है 1.83 इंटू 10⁻3। पार्ट बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.75 इंटू 10⁻11। लेकिन अब यहाँ पे क्या डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो हमने भी क्या करना है डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, तो 1.75 का हम राउंड ऑफ कर देंगे 1.8 में और इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब जो पार्ट ए था वो यूनिट लेस इसलिए क्योंकि जो दोनों हैं वो मैथ्स की रेशियो है, तो जब सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो होगी तो वो हमारे पास क्या होती है यूनिट लेस हो जाती है। जबकि जो पार्ट बी है उसके अंदर कूलम पर केजी इसलिए आ रहा है क्योंकि चार्ज और मैस की रेशियो थी, तो चार्ज और मैस के डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द मैटर, तो इसकी वजह से हमारे पास यूनिट क्या है कूलम पर केजी। नाउ एम के लिए हमने लिख लिया, ए के लिए लिख लिया, फोर्स के लिए लिख लिया, डिस्टेंस के लिए लिख लिया, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए आ गया। तो जब हम उसको पुट करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी तो हमारे पास जो एनर्जी का आएगा डायमेंशन वो क्या आएंगे जी ml² t-2, ml²t-2। m क्या है मैस है और lt-1 है वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल इंटू m इंटू सी स्क्वायर। तो जो सी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या है lt-1 होल स्क्वायर, तो l²t-2। फ्रीक्वेंसी का आ गया जी t-1। नाउ फॉर प्लैंक कांस्टेंट जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी जी E/F। By putting the dimensions of energy and frequency, we will get the dimensions of Planck constant, which will be ml²t-1. Now, जो हमारे पास पार्ट बी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, उसमें जो m है वो m है, a जो है वो lt-2 है, 4 mlt-2 r डिस्टेंस, और g के लिए अब हम उस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो f इंटू आर स्क्वेयर ओवर m इंटू n। Now by putting the values of dimensions of force, distance r and both masses m1 and m2, we will get the dimensions of gravitational constant g, which will be m-1 l raised to power 3 t-2।
Now problem 6. Find the dimensions of Planck's constant h from formula E equal to hf. यहाँ पे क्या है, E जो है वो एनर्जी और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है. पार्ट बी है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G फ्रॉम द फार्मूला F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. F क्या है, फोर्स है, और m1 एंड m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और r क्या है जी, डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फाइंड क्या करना है जी, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h और डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं जी. E is equal to hf. अब E क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी की क्या इक्वेशन होती है, m इंटू सी स्क्वायर. नाउ m के लिए आ गई, जो हमारे पास डायमेंशन है कैपिटल M. A के लिए एक्सेलरेशन होती है जी, जो हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम. तो वेलोसिटी की होती है जी LT-1, और जब हम उसको अगेन टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन है बल्कि जी LT-2. फोर्स हो गई जी F इज इक्वल टू MA, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई जी MLT-2. नाउ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई L. फ्रीक्वेंसी होती है जी इनवर्स ऑफ टाइम या 1 ओवर टाइम, तो टाइम का होता है T, तो फ्रीक्वेंसी का हो गया जी T-1. नाउ प्रॉब्लम 7. Show that K is equal to 1 by 2 mv square. Potential energy is equal to mgh. These equations are dimensionally correct. हमने शो करने जो इक्वेशन ए और बी है वो dimensionally correct है. इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास फोर्स है उसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, MLT-2. वेलोसिटी LT-1. हाइट डिस्टेंस L. अब जो एनर्जी है वो क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशंस आएंगी फ्रॉम द एनर्जी वो भी यही होंगी ml²T-2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी की टाइप्स हैं. Now by putting the dimensions in the equations of kinetic energy, जो कि है kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है. इसका क्या मतलब है, जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है. नेक्स्ट है ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन P इज इक्वल टू mgh. पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, डायमेंशन क्या होगी, ml²T-2. m क्या है, मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT-2, और h हाइट है जिसकी डायमेंशन है L. बाय पुटिंग द डायमेंशंस तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, डायमेंशनली करेक्ट हो गई. Now that's all about for the numericals of chapter number 1 measurement. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss the conceptual questions of the measurement, and till that time, take care. Allah Hafiz.